जय हिंद मित्रों, नमस्कार। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि संसद के निचले सदन लोकसभा में 21 दिसंबर 2021 को एक विधेयक पारित किया गया है और उस विधेयक का नाम है बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021 या अपन कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021। जैसा कि इस विधेयक की मुख्य बात यह है कि इस विधेयक में लड़कियों के विवाह की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। यानी अब लड़के और लड़कियों दोनों के शादी की आयु 21 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले हमारे बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक यानी PCMA 2006 में बना था, उसमें लड़कियों की शादी की आयु हमने 18 वर्ष निर्धारित की थी और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की। लेकिन ये हमने 21 दिसंबर 2021 को क्या किया, लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया और जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, जिसका विपक्षी पार्टियां बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है। मतलब इसका विपक्ष की पार्टियों द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। वो क्या कारण है, अब मैं आपको सब इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। इसके पक्ष में क्या लोग बता रहे हैं, इसके विपक्ष में लोग क्या बता रहे हैं, इसके पहले हमारी सामाजिक परंपराएं क्या कहती है, हमारा संविधान क्या कहता है, इसके बारे में हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है, कौन कौन से विवाह से संबंधित आज तक इतिहास में कितने कानून बने हैं, उन सब कानूनों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। और आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी ये आपको कानून पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आज तक हमारे इतिहास में जितने भी विवाह से संबंधित कानून बने हैं, क्या क्या हमारे संवैधानिक प्रावधान है, उस सब के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों किया गया, यानी कि बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक हमारे पहले 2006 में बना हुआ था, इसमें संशोधन करने की क्यों जरूरत थी, ऐसे क्या प्रावधान थे। हाँ, जैसा कि हमारे यहाँ जो बाल विवाह की दर है उसमें गिरावट आ रही है। हम मान रहे हैं हमारे देश में बाल विवाह धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जैसा कि मैं एक आंकड़े बताऊं कि बाल विवाह दर 2019-20 में आज भी अपन बात करें तो 23%, कितने प्रतिशत, 23% बाल विवाह हो रहे। लेकिन इससे पहले हम देखें 2015-16 में हमारे देश में बाल विवाह की दर 27% थी। तो हम देखें कि 27 से 23% यानी हम कह रहे हैं कि कम हो रहा है, लेकिन इसमें हमें और कमी लाने की जरूरत है। इसलिए क्या किया था, आप सबको मालूम होगा कि 15 अगस्त 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था कि लड़कियों के विवाह की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाएगा। और इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। यानी जून 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। और उसमें यह थे कि जो भारत में, मतलब ये इसलिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया कि भारत में जो शिशु मृत्यु दर है, यानी जन्म लेते समय या बच्चे की मौत हो जाती है या बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती है, यानी शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, यानी शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को हमें कम करना है। यानी बहुत सारे बच्चे कुपोषण का भी शिकार होते हैं। इस इश्यू पर जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। और जया जेटली टास्क फोर्स ने भी जो अपने सुझाव दिए, उसमें भी इस टास्क फोर्स ने भी ये सुझाव दिया था कि लड़कियों के विवाह की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे विपक्षी पार्टियां भी इस विधेयक का विरोध करती है। हमारे भी आप सबको पता होना कि जनसंख्या एवं परिवार नियंत्रण विशेषज्ञों द्वारा भी इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। वो क्यों विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है, वो हम सब इस वीडियो में आगे से बढ़ेंगे। तो ये जया जेटली टास्क फोर्स ने भी ये सुझाव दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने भाषण में भी या अपने उद्बोधन में भी इस बात का जिक्र कर दिया। इसलिए अपन कहते हैं कि लोकसभा में बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021 प्रस्तुत कर दिया गया। और बाद में ये
लोकसभा की एक स्थायी समिति को यानी स्टैंडिंग कमेटी को एक सौंप दिया गया है जो इस विधेयक पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी तक हमने लोकसभा में प्रस्तुत किया, उसके बाद एक समिति को विधेयक सौंप दिया गया है, स्थायी समिति को। वो इस विधेयक पर अभी क्या रिपोर्ट देगी वो आना बाकी है। तो मित्रों, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस विधेयक पर पक्ष वाले क्या बोल रहे हैं और विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं, वो आगे मैं अगली स्लाइड में बता रहा हूं। तो देखो क्या है कि इस विधेयक के अभी हम पक्ष और विपक्ष की बात कर लेते हैं। पक्ष वाले क्या बोल रहे हैं, विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं। इस विधेयक के पक्ष में बोलने वालों का कहना है कि लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष बढ़ाने से बाल विवाह पर अंकुश लगेगा, बाल विवाह पर नियंत्रण लगेगा। समझ में आई बात? यानी पक्ष वाले बोल रहे हैं कि इससे बाल विवाह पर अंकुश लग जाएगा, बाल विवाह पर नियंत्रण लगेगा। हालांकि हम कर धीरे धीरे हमारे देश में बाल विवाह की दर में गिरावट आ रही है, फिर भी इस कानून के माध्यम से बाल विवाह में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और बाल विवाह की संख्या बिल्कुल कम होगी देश में। ये इसके पक्ष में कहना है। दूसरा इसमें कहना यह है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। यानी इनका कहना यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा ये स्वास्थ्य को लेकर ये चिंता है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में हमें बहुत ज़्यादा कमी लानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर का कारण अधिकतर ये बताया जा रहा है कि महिलाओं का कम उम्र में मां बनना, यानी कि महिलाओं का कम उम्र में मां बनने के कारण ही शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर होती है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि विवाह की उम्र बढ़ेगी, यानी जैसे विवाह की उम्र बढ़ने के साथ ही महिलाओं के मां बनने की भी उम्र बढ़ जाएगी। अगर महिलाओं के यानी मां बनने की उम्र बढ़ जाएगी तो उनका कहना है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। तो ये भी कहना उनके पक्ष में है कि भाई महिलाओं की मां बनने की उम्र बढ़ेगी तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में गिरावट आ जाएगी। और तीसरा इसका मतलब आगे ये प्रावधान है कि इस कानून के माध्यम से लड़कियों की हमने शादी की उम्र बढ़े, इसके माध्यम से हमने ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानून बनाया। क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है तो बहुत सारी महिला ये है जो अपने पढ़ना लिखना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है तो वो नहीं पढ़ पाती है, शादी हो जाती है, अपना वैवाहिक जीवन गृहस्थ जीवन में उनका अगला समय बीत जाता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाती। इसलिए पक्ष वालों का कहना है इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और लैंगिक समानता भी बढ़ेगी। यानी जेंडर इक्वलिटी जरूरी है। हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो यानी लड़कों की शादी 21 वर्ष में करें तो लड़कियों की 18 वर्ष में क्यों, दोनों को समानता का अधिकार होना चाहिए। इसलिए एक बात है कि लैंगिक समानता भी बढ़ेगी और लैंगिक समानता बढ़ेगी तो इसमें महिलाएं भी पढ़ सकेगी, लिख सकेगी, अपना कैरियर भी बना सकेगी। ये इन पक्ष वालों के कुछ 4-5-6 एक फैक्ट इन्होंने इस कानून के पक्ष में बताया है कि 18 वर्ष से लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करने से क्या फायदा होगा, ये इसके पक्ष में है। अब इसके विपक्ष वाले सब ध्यान रखना कि इस कानून का यानी अपन बात करें कि बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021 एंड प्रोटेक्शन और चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021 के विपक्ष में कुछ जनसंख्या एवं परिवार नियंत्रण विशेषज्ञों का भी यही सुझाव है और सबसे ज्यादा इसका विरोध हो रहा है। विपक्षी दल बहुत ज्यादा इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पारित नहीं हुआ, लोकसभा में एक स्थायी समिति को विधेयक को भेज दिया गया, फिर भी विपक्षी में इसका कहना यह है कि विवाह की उम्र बढ़ने से अवैध विवाह की संख्या बढ़ जाएगी, यानी अवैध विवाह ज्यादा होंगे। ये विपक्ष वालों का कहना है कि लड़कियों की शादी की उम्र आप 18 वर्ष से बढ़ा 21 वर्ष कर रहे हो जिससे अवैध विवाह की संख्या बढ़ेगी। और दूसरा इसका है कि देखो आप महिलाओं की शादी की उम्र तो बढ़ा रहे हो लेकिन महिलाओं को लेकर हमारी कुछ परंपरागत मान्यताएं, उसके अनुसार महिलाओं का क्या भूमिका है, यानी महिलाओं का हमारे समाज में क्या रोल है, उसका निर्वहन नहीं कर पाएगी। यानी महिलाएं परंपरागत मान्यताओं के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाएगी और परंपरागत मान्यताओं के अनुसार वो अपना जीवन भी नहीं जी पाएगी क्योंकि आप शादी की एज बढ़ा रहे हो। और बहुत सारे महिलाओं का मान लो ऐसा भी हो कि 18 वर्ष के बाद महिलाएं शादी करना चाहती, अपना पारिवारिक जीवन जीना चाहती, वो पढ़ना नहीं चाहती तो उसको आगे पारिवारिक जीवन जीने के लिए 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ये विपक्ष में इसका कहना है।
दूसरा तीसरा विपक्षी ये करे कि इससे महिलाओं की सुरक्षा संबंधी भी चिंता होगी। ये देखो कि महिलाओं की आज सुरक्षा, महिलाओं के प्रति के समाज में बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो 18 वर्ष तक तो अभिभावक महिलाओं की सुरक्षा रखते हैं, तो 3 वर्ष और उनकी सुरक्षाओं को लेकर चिंता रहेगी। ये भी बात विपक्षी पार्टियों ने कही है, यानी इसके विपक्ष में। दूसरी है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, यानी जैसा ये बाल विवाह प्रतिषेध कानून 2021 में कि ऐसा 2006 में कानून और बना। और 2006 वाले कानून में क्या किया? 2006 वाले कानून में हमने ये किया कि बॉयज यानी लड़कों की शादी की आयु रखी 21 वर्ष और गर्ल्स यानी लड़कियों की शादी की रखी 18-21। तो विपक्षियों का कहना है कि आप दिनों दिन नए नए कानून बनाते जा रहे हो। आज आपने के बाल विवाह नहीं अंकुश नहीं लग रहा, हम 21 वर्ष कर रहे हैं, कल फिर बाल विवाह पर अंकुश नहीं लगा, आप 25 वर्ष कर दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आपको इतना करना है, 2006 में जो कानून बनाया उसको आप कठोरता से, कड़ाई से लागू करें। उनका कहना यह है कि आप 2006 में कानून बनाए, उसमें 18-21 है, आप उसके बावजूद अगर बाल विवाह नहीं रुक रहे हैं तो आप इस कानून को कठोरता से लागू कीजिए। नए कानून को लागू करने की कहाँ जरूरत है? ऐसे तो मान लीजिए 21 वर्ष में नहीं करनी, आप शादी की उम्र और बढ़ा दोगे। ये विपक्षी पार्टियों का कहना है कि 2006 वाले कानून को कठोरता से लागू करिए। और अगली बात है कि ये विपक्षी पार्टियां कर रही है कि मां बनने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। उनका कहना है कि आप कह रहे हो कि लड़कियों की मां बनने की उम्र बढ़ जाएगी तो उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं आएगी, यानी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कोई कहने का मतलब ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि मां बनने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। और इसके साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आप अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऐसे देशों में कुछ जगह है वहाँ पर लड़कियों की शादी करने की उम्र को घटाया जा रहा है, और आप हमारे देश में लड़कियों की शादी करने की उम्र को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अमेरिका के कुछ राज्यों में, ब्रिटेन में लड़कियों की शादी करने की उम्र कहीं 14 वर्ष, कहीं 15 वर्ष ऐसा प्रावधान किया गया है, 18 वर्ष से भी कम है। तो उनका तर्क ये कि वैसे यूरोपियन देशों में शादी की उम्र को कम किया जा रहा है और हमारे देश में शादी की उम्र को बढ़ाया क्यों जा रहा है। तो समझ में आई बात? ये पक्ष और विपक्ष वाली बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूं इन बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021 को लेकर या विवाह की आयु को लेकर हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है, वो अगली स्लाइड में दिखा रहा हूं। चलिए तो अब अपन बात कर देते हैं इस कानून को लेकर हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है और संविधान हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान। तो इसके पक्ष में अपन संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, यानी बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक से संबंधित हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है और संविधान में कहाँ क्या लिखा हुआ और संविधान क्या कहता है। यानी ये पक्ष वालों का कहना है कि ये कानून अनुच्छेद 15(3) के अनुरूप है, यानी अनुच्छेद 15(3) के अनुरूप है, यानी अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के लिए कोई विशेष उपबंध की बात करता है और उसके अनुसार ये हमने महिलाओं के लिए कानून बनाया है। ये अनुच्छेद 15(3) के अनुरूप है, ये कोई असंवैधानिक बात नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि आपको पता है, एक तो ये बात कर रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 15(3) में ये लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि अगर राज्य द्वारा, किसके द्वारा? अगर राज्य द्वारा महिलाओं के लिए कोई विशेष उपबंध किए जा रहे हो तो अनुच्छेद 15 ऐसा करने से नहीं रोकता। तो इसलिए उन पक्ष वालों का कहना है कि ये जो हमने कानून बनाया है ये अनुच्छेद 15(3) के अनुरूप ही है, कोई असंवैधानिक ये नहीं है, संविधान के नियमों के अनुरूप ही हमने ये कानून बनाया है। क्यों? जैसा कि मित्रों आपको पता है कि भारत में, जैसे कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत भारत को एक कहने का मतलब एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट है, और उसमें राज्य का यह दायित्व है कि वह सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। और जैसा कि ये संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि हम भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक न्याय प्रदान करेंगे। तो ये कानून, उनका कहना है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में के अनुसार या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कानून हम लाए हैं। तो ये भी बात सही है, और राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए हर समय प्रयास करेगा, और लोक कल्याणकारी राज्य उसको ही कहते हैं जो नागरिकों के लिए हर समय उनके कल्याण के लिए कार्य करता रहे, जिसको अपन बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। तो एक तो अनुच्छेद 15(3) वाली बात हुई कि महिलाओं के लिए विशेष उपबंध है, और इसी के तहत जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया है हमने स्थानीय
स्वशासन में यानी पंचायती राज के चुनाव में भी जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है तो उसका इस विरोध नहीं किया ना। उस पंचायती राज में जो महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है और भी सरकारी नौकरियों में भी कई महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो उसका यानी विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि अनुच्छेद 15 के 3 ऐसा करने से नहीं रोकता क्योंकि जो महिलाओं के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हो, इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सब बात की है। बच्चों के लिए विशेष उपबंध होते तो उसको भी अनुच्छेद 15(3) नहीं रोकता, जैसा कि बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है RTE 2009 जैसा बना हुआ है। तो अगली बात यह है, इनका कहना है पक्ष वाला के अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में, मैं पिछले वीडियो में मैंने ये बताया कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अनुच्छेद 21 हमें गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने की आजादी देता है, यानी हमें जीवन जीने का अधिकार है। हमारे जीवन का संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि एक मेनका गांधीवाद के पश्चात न्यायपालिका के द्वारा इस अनुच्छेद 21 का बहुत ज्यादा विस्तार किया गया। एक मेनका गांधीवाद हुआ था 1978 में, मेनका गांधी केस। उसके बाद अपन बात करें कि अपन ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 का न्यायपालिका ने बहुत ज्यादा विस्तार किया तथा इसके अंदर यानी अनुच्छेद 21 के अंदर हर उस अधिकार को शामिल किया गया जिसका संबंध मनुष्य के गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने से था। इसी के आधार पर हमने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। हमने निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, तो स्वास्थ्य का अधिकार भी हमारा अनुच्छेद 21 में आता है। तो इनके पक्ष वालों का कहना है कि अगर महिलाओं की शादी की आयु हम 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर देंगे तो महिलाएं गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जी सकेगी। ये भी बात उनकी सही है। और दूसरा ये बात है कि अनुच्छेद 44 एक भारतीय संविधान में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 44 में लिखा है कि समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का फिर क्या मतलब रहेगा कि ये हमने इसलिए कहा गया कि समान नागरिक संहिता, यानी समान नागरिक संहिता का अर्थ है भाई कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उस पर एक ही प्रकार का कानून लागू होगा। इसलिए भाई सभी धर्मों के नागरिक हो, चाहे किसी भी जाति के नागरिक हो, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी उन सभी पर एक ही प्रकार का कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अर्थात ये अपने शादी में, विवाह में, तलाक में, जमीन जायदाद वाले मामलों में भी सभी धर्मों पर या सभी जातियों लोगों पर एक ही प्रकार का कानून लागू होना चाहिए। इसलिए हमने ये कानून बनाया है जो PCMA 2021 वो समान नागरिक संहिता के अनुरूप ही है, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये पक्ष वाले यही बता रहे हैं कि हमने ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत ही किया है, वेलफेयर स्टेट के तहत ही किया है। और इसके संबंध में मोस्ट अनुच्छेद के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये बात रही पक्ष की। अब इसका विपक्ष वाले बात आती है, यानी विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कि जो कानून आपने बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2021 प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021 बनाया, ये हमारे पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप करता है। अर्थात ये हमारे पर्सनल लॉज में जो पर्सनल कानून होते हैं, यानी पर्सनल लॉ, हमारे पर्सनल कानूनों में हमारे निजी कानून होते हैं जो हमारे धार्मिक आधार पर हो, सांप्रदायिक आधार पर, जाति के जो भी हमारे पर्सनल कानून होते हैं उसमें हस्तक्षेप करता है और हमें पर्सनल कानूनों के तहत आज़ादी नहीं देता। और दूसरा इनका कहना है कि ये कानून हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करता है। किसमें कटौती करता है? हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करता है। और आप सबको पता है जब हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो हम न्यायालय जाते हैं, लेकिन इसमें न्यायालय का भी मैं स्पष्टीकरण यहाँ नीचे बता रहा हूँ। अब इनका कहना है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती करता है, तो कौन से मौलिक अधिकार में कटौती करता है वो भी अपने को जानना जरूरी है। यह कहता है कि अनुच्छेद 19 सभी नागरिक को निजी जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, यानी उसको पर्सनल लाइफ जीने की स्वतंत्रता देता है, निजी जीवन की स्वतंत्रता देता है। और दूसरा आप बात करते हैं अनुच्छेद 25 में, जो यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की जो हमें जो आज़ादी अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ये हमारे इन दोनों अनुच्छेदों का यानी मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। यानी उनका कहना यह है कि एक तरफ तो आप हमें निजी जीवन जीने की स्वतंत्रता देते हो, एक तरफ तो हमें पर्सनल
कानूनों के तहत जीवन जीने की आज़ादी है, एक तरफ हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, यानी हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म के नियमों का पालन करें, किसी भी धर्म से संबंधित प्रार्थना करें और हमें पर्सनल लाइफ जीने की आज़ादी देते हो। और दूसरी तरफ आप ऐसे ऐसे कानून बनाते जा रहे हो। तो कहने का मतलब तो हमारे इनका क्या मतलब हुआ? हमारे को पर्सनल लाइफ जीने की आप आज़ादी देते हो, उसका क्या मतलब हुआ? अब हम क्या करें? हमारे पर्सनल कानूनों के तहत जीवन जिए या इस संवैधानिक कानूनों के तहत जीवन जिए? अब हमें ये आपने दिया है तो आप इसके ऊपर ये कानून जबरदस्ती क्यों लागू कर रहे हो? उनका कहना ये है। तो ऐसे कई मामले होते हैं, यानी कि ऐसे जो विवाद होते हैं जिससे संबंधित हमारे कोई ऐसा कानून नहीं बना होता है, तो अनुच्छेद 142 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट तब जो निर्णय दे देता है वो प्रभावी रह जाता है। यानी ऐसा कोई केस, ऐसा कोई इश्यू होता है जिसको लेकर कोई कानून निर्माण नहीं किया जा चुका है, तब सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 के तहत जो निर्णय दे देता है वो कानून माना जाता है। यानी ऐसे हमारे देश में कई कानून हुए, यानी कि जो कि पर्सनल, कई बार हमारी विधायिका ने कोई ऐसे कानून पारित कर दिए हो या कोई न्यायपालिका कोई ऐसा निर्णय दे दो जिससे हम पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप होता है। समझ में आई बात? तो ऐसा ये केस कई बार तो क्या होता है कि सरकार विपक्षी पार्टियों के या कुछ के दबाव में आकर कई बार निर्णयों को भी बदल देती है। तो ऐसा ये केस हुआ था 1985 में, शाहबानो केस। कौन सा केस हुआ था? शाहबानो केस में शाहबानो एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला, एक तलाकशुदा महिला थी, तो उसको उनके पति ने तलाक दे दिया था। तो उसके बाद वो कोर्ट गई और कोर्ट जाकर उसने क्या कहा था कि उसने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा था, क्योंकि उसके पति ने उस शाहबानो को तलाक दे दिया। तो मतलब उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि मेरे पति से मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। तो उसमें कोर्ट ने ये फैसला दिया, शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया कि इसके पति द्वारा शाहबानो को गुजारा भत्ता दिया जाए। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि ये तो हमारे पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप हुआ। जो पर्सनल कानून हर धर्म से संबंधित जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है कि उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो उसके बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में ही एक मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया। कौन सा पारित किया? मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम में कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और शाहबानो केस में जो मुस्लिम पर्सनल कानून था उसको सही ठहरा गया और कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। कई बार हमारे देश में ऐसे मामले आ जाते हैं जहां पर पर्सनल कानूनों में जो न्यायपालिक विधायिका द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, तो कई बार ऐसे फैसले पलटने भी पड़ते हैं। जैसा कि ये शाहबानो केस में बाद में सर्वोच्च न्यायालय, वो कोर्ट का फैसला भी, उस सर्वोच्च न्यायालय नहीं, यानी महाराष्ट्र मुंबई का मामला है, तो वहाँ के कोर्ट का फैसला भी बदलना पड़ा और राजीव गांधी सरकार ने दूसरा अधिनियम, मुस्लिम महिला अधिनियम पारित करके यह कह दिया था कि कोर्ट का फैसला सही नहीं है और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके तहत ये कानून लागू करो। और ऐसा ही अभी वर्तमान में अपन बात करें, 2017 में एक सायरा बानो केस हुआ था। कौन सा केस हुआ था? सायरा बानो केस। जो मुस्लिम एक प्रथा 3 तलाक प्रथा है और 3 तलाक के खिलाफ पहली बार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली महिला थी सायरा बानो। और सायरा बानो केस के बाद कहने का मतलब हमने 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया है। तो इसके खिलाफ, इसके भी पक्ष विपक्ष में बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई, लेकिन आज 3 तलाक अभी गैर कानूनी घोषित कर दिया है। तो इसमें भी यही बार बार यही कहा जा रहा है कि ये भी हमारे पर्सनल लॉज में, पर्सनल कानूनों में क्या किया जा रहा है? हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो ये जो इसके विपक्ष वालों का कहना ये है। समझ में आई बात? तो ऐसे अब मैं आपको ये पूरे मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि विवाह से संबंधित आज तक हमारे इतिहास में कितने कानून बंधे हैं, तो उसको देखिए अगली स्लाइड में। ये विवाह से संबंधित सभी कानूनों को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात है कि एक 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत इन्होंने विवाह की आयु कुछ नहीं कहा, इन्होंने ये कहा कि सहमति की आयु है। सहमति की आयु के आधार पर ही जो शादी की आयु की बात की, यानी इन्होंने कहा 10 से 12 वर्ष तक की सहमति की आयु है एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत। ये तो 1891 का कानून है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सहमति की आयु यानी 10 से 12 वर्ष। उसके बाद हमारे एक है शारदा एक्ट, जिसको आपने नाम सुना होगा, हरविलास शारदा।
जिसका नाम है हरविलास शारदा एक्ट एंड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। और इन्होंने विवाह की एक न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। शारदा एक्ट के तहत लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी शारदा एक्ट के तहत। उसके बाद 1954 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बनता है विशेष विवाह अधिनियम। और विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतर जातीय व अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता प्रदान की गई। इसकी महत्वपूर्ण बात है कि अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता प्रदान की, या दूसरी जाति और दूसरे धर्म में भी विवाह को वैलिड समझा जाएगा। और उन्होंने दूसरी कहा कि विवाह के लिए माता पिता की सहमति कोई आवश्यक नहीं है, यानी वर वधु दोनों में अच्छे संबंध है तो वो शादी कर सकते हैं, उनके माता पिता की कोई सहमति आवश्यक नहीं है। और दूसरी बात है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत निश्चित आयु का भी प्रावधान किया विवाह के लिए, और दूसरी तलाक का भी प्रावधान किया गया। तो तलाक सभी धर्मों के कानून है, उसमें अलग अलग तरीके से तलाक के प्रावधान किए गए हैं। तो ये तो था 1954 का विशेष विवाह अधिनियम। उसके बाद आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। और हिंदी विवाह अधिनियम 1955 में, यानी हिंदू विवाह के तहत इन्होंने एकल विवाह को मान्यता प्रदान की गई और बहु विवाह पर रोक लगाया गया। और इन्होंने भी विवाह के लिए निश्चित आयु का भी प्रावधान किया गया। और विशेष बात यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम में कौन कौन शामिल है, तो इसमें एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कही गई है कि मुस्लिम, ईसाई व पारसी को छोड़कर सभी क्या है, हिंदू है। यानी मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के अलग अलग कानून है जैसे, और बाकी वाले सभी इस हिंदू विवाह अधिनियम, यानी मुस्लिम, ईसाई व पारसी को छोड़कर सभी क्या है, हिंदू है। उसके बाद जो एक शरीयत अधिनियम बना है, ये चर्चाओं में रहा था, शरीयत अधिनियम 1937 का है। और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, तो इसमें तलाक का प्रावधान वगैरह इसमें दिया गया। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 है। फिर ईसाई विवाह अधिनियम 1872 का है, और ईसाई विवाह विच्छेद अधिनियम है 1869 का। ईसाइयों विवाह से पहले तलाक का प्रावधान पहले किया गया है, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि ईसाई विवाह अधिनियम तो 1872 में बना है, लेकिन ईसाई विवाह विच्छेद अधिनियम तलाक का प्रावधान विवाह से भी पहले 1869 में। तो आई होप मित्रों आप ये वीडियो मेरा पूरा अच्छी तरह समझ गए होंगे। इतने सब कानून हुए उसके बावजूद भी हमारे को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और हमको पढ़ना था, मुझे पढ़ाना था, इसी उद्देश्यों को लेकर ये मैंने वीडियो बनाया। और जैसा कि हमारा भी एक मौलिक कर्तव्य है, हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य दायित्व बनता है कि हमें भी ऐसी सभी प्रथाओं को त्याग देना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी हमारा एक संवैधानिक कर्तव्य है कि जो भी प्रथाएं महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं को हमें त्याग देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरा वीडियो अच्छी तरह देखा है, तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अंत में मैं आपसे एक हेल्प मांग रहा हूं कि आपने मेरे वीडियो को आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।